हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज बच्चों हम लोग पॉलिटी जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक होंगे, जो इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे, और हम भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलेंगे। ठीक है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल प्रोसेस में सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे भारत में अंग्रेजों का आना हुआ, और कैसे बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने भारत में जीता। उसके बाद बंगाल के क्षेत्र में कैसे विस्तार किया, और फिर पूरे भारत में कैसे विस्तार किया। इन सारी चीजों की जानकारी हम लोग बच्चों यहाँ पर करेंगे। अब अगर बच्चों एक बात और भी हम बात करें आप लोगों से, तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखी जाए, और कानून, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हम लोग बात करते हैं, अगर उन सब की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सबका मेन मकसद था कानून बनाना, लॉ बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे शुरुआत हुई, ये सारी जानकारी अंग्रेजों के आने के बाद से ही शुरू हुई। अंग्रेज आए आए तो किसी और उद्देश्य से थे, बट यहाँ पे मसाला बेचते बेचते कब उन्होंने भारत की धरती पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। प्लासी और बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ, बंगाल का विस्तार हुआ, फिर धीरे धीरे पूरे भारत पे अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। और फिर ये कंपनी का शासन इतना ज्यादा क्रूर होने लगा कि 1857 की एक रेवोल्यूशन हुई। उस रेवोल्यूशन के बाद कंपनी का एंडिंग पोजीशन आया, और फिर डायरेक्ट इंग्लैंड से क्राउन शासन स्टार्ट हो गया। अब क्राउन शासन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कई सारे चार्टर आए। चार्टर जो 20 ईयर्स के लिए बनाए जाते थे, कुछ लॉ होते थे जिसके आधार पे यहाँ पे क्राउन शासन के तहत यहाँ का वायसराय काम करेगा। अब उस वायसराय के काम करने का जो तरीका होगा वो निर्धारित होता था चार्टर एक्ट के तहत। और ये चार्टर एक्ट धीरे धीरे कब 1935 के अधिनियम के तहत पारित हुआ, और एक संविधान का रूप धीरे धीरे लेता है। उसकी कहानी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट कुछ अच्छी चीजों के बारे में, और हम कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक हिस्ट्री जानेंगे स्ट्रक्चर वे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और संविधान के जनक, संविधान का निर्माण करने का जरिया बताने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात भी करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आराम से आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम छोटा सा इसको हिंदी में समझते हैं, तो देखिए भारतीय संविधान की बच्चों अगर हम बात करें, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें जानेंगे। पर अगर सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो आप देखिएगा, संविधान जो है किसी भी देश का किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज। सबसे पहले तो इस लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए कि संविधान क्या है, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था, मतलब कैसे वहां पे राजनीति का ग्रोथ होना है, कैसे राजनीतिवश चुनाव होने हैं, कैसे कौन सी चीजें होनी है, सारी चीजें वहां का बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। जनता पे कैसे शासन करना है, उन सारी चीजों की जो सोच है वो कहाँ लिखी हुई है। एक लिखित, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, इंडिया का है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो भाई, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, तो अगर हम रिटन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भारत का है, जिसमें कभी भी कोई अगर भूल होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा था,
और समय के साथ जो बदलाव हुए उनको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, जो समय के साथ चेंज हो जाते थे, वो अलिखित है ब्रिटेन। कहाँ का है? ब्रिटेन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज, किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज क्या कहलाएगा? संविधान। जिससे वहां की राजनीति का जो भी साँचा ढांचा है वो चलता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के तहत। अब मैंने कुछ कहानी बताई थी, अंग्रेजों का आना, कैसे चीजें यहाँ पे उन्होंने विस्तारित करी, और बहुत सारी चीजों में अगर हम बच्चों बात करते हैं कैसे उन्होंने विस्तार किया। तो 1773 की बात करिएगा। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलेट, रेगुलेट करना, किसी पे शासन करना। कैसे स्टार्टिंग हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और उसके पहले हुआ क्या? ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, किस लिए आया? तो 1757 मतलब 1757, कभी भी याद ना रहे तो 1757 अगर याद है तो इसके 100 साल और आगे बढ़ जाइए, ठीक है? 1757 से 1857 की क्रांति। तो ये जो 100 इयर्स का गैप है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसको अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, इसको अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और इन्होंने खूब बंगाल को लूटा, जितना भी लूट पाए, ये बहुत लूटा इसने। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए कि भाई कैसे इनको कब्जे में करना है। लूटपाट तो हो गई है, पर यहाँ पर अगर हमें शासन करना है तो कोई ना कोई तो लॉ निर्धारित होना चाहिए। इस लॉ को निर्धारित करने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित हुए। क्या पारित हुए बच्चों? एक्ट पारित किए गए, और भारतीय संविधान के विकास की धीरे धीरे सीढ़ियां बनती चली गई। भाई जितनी बार एक्ट इन्होंने बनाया, लोगों के दिमाग में, चाहे वो नेतागढ़ हो चाहे जनतागढ़ हो, सभी के दिमाग में कानून का ढांचा बैठता रहा कि अच्छा ये चीज होगी तो ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को अगर हम देखें, इन्हीं चीजों को देखें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पाथ बना, और धीरे धीरे उन चीजों को भारतीयों ने अपनाना स्टार्ट किया, और भारतीय नेताओं ने भी सोचा कि ठीक है, हाँ ऐसा एक कानून बनना चाहिए जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तैयार हुआ। अब रेगुलेटिंग एक्ट अगर हम बात करें, 1773 तो आया, जिसके तहत पहली बार, भाई लॉ अगर बनेगा, कानून बनेगा, तो उसको कोई पर्टिकुलर एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां पे उस लॉ को पारित किया जा सके, उस लॉ को दूसरों पे लागू किया जा सके। इसके लिए पहली बार कोलकाता, तब यह कलकत्ता था। क्या था? कलकत्ता था। एक सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी पहली जो मुख्य न्यायाधीश थी वो थी एलिजा इम्पे। क्या नाम है बच्चों? एलिजा एम्पे। तो ये बहुत ही रेड और ग्रीन में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आगे इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। इन्हीं चीजों को हम क्यों ना इंग्लिश में समझे, थोड़ी चीजें अच्छे से समझ लीजिए। कंपनी रूल 1773 एंड 1858, ठीक है, मतलब जो रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद तक। The British government had made a series of acts to control the administration in India. तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कैसे भी हम इंडियन पे रूल करें, और रूल के लिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए,
These acts were divided into two parts. इन एक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक अंडर कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। अंडर कंपनी और रूल, इसके बीच में क्या था? वो था 1857 की क्रांति। इसके पहले कंपनी संभाल रही थी, कंपनी नहीं संभाल पाई, ऐसा लगा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो सीधे क्या हुआ? क्राउन रूल लागू कर दिया। इसके बाद क्राउन रूल। तो पहले क्या था, जब कंपनी का शासन चल रहा था तो रेगुलेटिंग एक्ट 73, द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल द रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फर्स्ट स्टेप उठाया उन्होंने और कंपनी के द्वारा कुछ ऐसी चीजें जारी कर दी गई और इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। पहली बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन था बच्चों? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर बंगाल या बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग। इट सबऑर्डिनेट द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल बंगाल। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1774। और जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करा था, एलिजा इम्पे, एलिजा एम्पे जो इसकी पहली न्यायाधीश थी। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और मैंने कहा था ना, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप इसको पढ़िए और समझिए। आगे बढ़ते हैं। फिट, जिसे कुछ लोग फिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, फिट्स इंडिया एक्ट। अब हम फिट्स इंडिया एक्ट की अगर हम लोग बच्चों बात करें, यहाँ पर फिट्स इंडिया एक्ट की बात करें 1784। देखिए मैंने पहले क्या बोला था? 1773, ठीक है, 1773 और 74 में जो है भाई पहला कोलकाता में बना। और उसी के कहीं ना कहीं 10 साल बाद, ये चार्टर एक्ट नहीं है, इंडिया एक्ट है, demarcated the commercial and political function of the company. Code of director for commercial function and board of control for political affairs were set up. Okay, the company territories in India were called the British possession for the first time. इसके तहत पहली बार कंपनी जो है अलग अलग टेरिटरीज में कब्जा करना स्टार्ट करने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ? चार्टर एक्ट 1813 लागू हुआ। द कंपनी ट्रेड मोनोपोली ओवर इंडियन वाज abolished. However, company retained the monopoly in trade in tea and trade with China. बट इसमें ये मोनोपोली में जो चीज छोड़ी गई वो थी चाय और ट्रेड। ठीक है, चाइना, चाय और चाइना की बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833, देखिए यहाँ पे 20 इयर्स का गैप आपको दिख रहा होगा, 20 इयर्स का गैप आपको दिख रहा होगा। द कंपनी रूल 1773 और फिर 1858 तक सारी चीजें देखेंगे। तो भाई इसमें क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो भारत का गवर्नर जनरल बना था वो कौन था? सबसे पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। इसने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी भारत में, कुकृतियां, जिनको उसने समाप्त किया। फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया, सेंट्रलाइजेशन किया। अब चार्टर एक्ट आता है 1853, इसी के बाद रेवोल्यूशन होगा।
बैरकपुर छावनी, मेरठ से। इट सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। काउंसिल मतलब समिति। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। यहीं पे पहली बार सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन के लिए चीजें स्टार्ट हुई। और अगर कभी पूछा जाए कि भाई सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा सिविल सर्विस का जनक। कंपटीशन किसके समय में स्टार्ट हुई, जनक किसको माना गया, किसने क्या चीज स्टार्ट करवाई, इस समय कौन सा वायसराय था, ये सारी चीजें भी हम आपको पढ़ाएंगे। बट पहले छोटा छोटा नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा सा बढ़िया सा जो आपको समझ में आएगा। रेवोल्यूशन हुआ, कंपनी का शासन खत्म हुआ, कंपनी ने जो बहुत ही दुराचार किया था, बहुत सी चीजें लोगों को परेशान करने वाली की थी, रिम्बर्समेंट नहीं मिल रहा था, गाय और सुअर की चर्बी लग रही थी, मिशनरियों को भारत में, ठीक है, भारत में मिशनरियों के द्वारा भारत में कन्वर्जन किया जा रहा था, बहुत सारी चीजें थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 और 1858, देखिए ये यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलाइज्ड, मतलब यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड पावर ट्रांसफर टू क्राउन, जो पावर थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, क्राउन को ट्रांसफर हो गई। अ न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक नई पोस्ट आ गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, was created, assisted by the council of 15 members, जिसमें 15 मेंबर्स होंगे। ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। द गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल वाज मेड, जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या बना दिया गया, वायसरॉय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। वायस अगर ढंग से देखें तो वायस एक आवाज का प्रतिनिधि, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्राउन रूल था, उसका एक प्रतिनिधि होगा, जो भी कानून और लॉ होंगे उसको भारत में पारित करना, भारत के लोगों को सुनाना, जिसको ही बोला गया वायसराय। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई फर्स्ट वायसराय कौन था इंडिया का, तो लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, Indian representation in the Legislative Council for the first time non-official member, पहले मेंबर थे, इस बार नॉन ऑफिशियल मेंबर। पहले कितने मेंबर थे, 15 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एस्टैब्लिश्ड इन सेंटर एंड प्रोविंस, मतलब सेंटर में भी थी और जो भी अलग अलग शासित राज्य थे उनमें। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उसको भी इंट्रोड्यूस किसने कराया था, लॉर्ड कैनिंग, जो पहला वायसराय था इंडिया का। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर रिस्टोर्ड, डिगमेंट्रियल स्टेशन स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छी चीजें जो आपको हिंदी में भी समझाई जा सके, ठीक है, उसके लिए हम अग्रसर हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, देखिए ये वो पाथ है, ये वो पाथ है
जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। मतलब जो हमारा संविधान था वो कैसे बना, तो भाई जैसे जैसे लॉ बनते गए भारतवासियों को आदत पड़ती गई, और जब आदत पड़ गई तो भाई भारत को भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, अपना संविधान चाहिए था, अपने देश के हिसाब का चाहिए था। उसकी कोशिशें करते करते एक दिन भारतवासियों को ऐसा मौका मिला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जिसको तैयार करने में आपको पता ही है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अब ये बात कहना कि 18 दिन होते ही, अच्छा 18 दिन हो गए खत्म करो, ऐसा नहीं, कुछ घंटे भी लगे माने जाते हैं। इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशन, enlarge the size of legislative council, जो समिति थी, enlarge the function of the legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing question to the executive। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा आपको कुछ अच्छे से और समझा दें, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1892, यही जो एक्ट है, यही जो कानून है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सहयोग मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1909, 1909 की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर ये वो समय था जब मार्ले मिंटो सुधार किए गए थे। मार्ले मिंटो दोनों अलग अलग लोग हैं। रिफॉर्म्स आल्सो नोन एज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। इट चेंज द नेम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Okay, the member of Central Legislative Council was increased from 16 to 60। इस बार जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब समिति थी, जिसमें 16 से लेकर 60 लोग तक मेंबर हो सकते थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड प्रपोज अ सिस्टम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम by proposing the concept of separate electorate, जिसने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्शन की डिमांड करी, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहा। और यही वो समय था जब बंगाल के विभाजन की बातें शुरू हो चुकी थी और कई सारी चीजों पे मसौदे बन चुके थे और हिंदू मुस्लिम को लड़ाना था। ईस्ट और वेस्ट बंगाल का बंटवारा करके, जो कुछ मुस्लिम बहुल इलाके थे, कुछ हिंदू बहुल इलाके थे, बट कहीं ना कहीं 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ओके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to be included in the Viceroy Executive Council। मतलब ये पहले हिंदुस्तानी थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए चीजों पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट करते रहेंगे, जिससे आपको एक समय का आइडिया रहेगा कि हाँ सर ने बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब हाँ वही ये कोई समय रहा होगा 1914, 15 की, 18 की, 19, एक पर्टिकुलर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, आपने कई बार सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार।
वही है दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. डायरकी was introduced in the province. डायरकी सिस्टम था. अंडर डायरकी सिस्टम द province subjects were divided into two parts, transferred and reserved. On reserved subject, governor was not responsible to the legislative council. The act introduced for the first time bicameralism at center, provided for the establishment of public service commission. पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हो आप, ठीक है. अब आगे देखते हैं. ये सब क्राउन रूल के तहत चल रहा है. कंपनी का शासन खत्म हो चुका है, इसीलिए मैंने बताया था टू पार्ट डिवाइडेड, ठीक है, कंपनी रूल एंड क्राउन रूल. देखिए 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, भारतीय संविधान का ये बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया. भाई जब 1935 का एक्ट आया तो उसी से बहुत सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया. इसी अधिनियम के द्वारा जो म्यांमार था, म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया. म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया. और यही एक रीजन भी बनेगा आगे, जहां जापानीज आएंगे, कब्जा करेंगे, जहां से अंग्रेज भी भागेंगे. और म्यांमार ही वो जगह थी, म्यांमार में ही एक जगह थी रंगून, जहां पे आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर को कैद किया गया था, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी. आज ये म्यांमार ही बर्मा है, ठीक है, जो बर्मा हुआ करता था वो आज म्यांमार है, ध्यान रखिएगा. इसी के अंतर्गत ये 1935 के अंतर्गत, 1935 एक्ट के अंतर्गत ही भारत में आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना हुई. 1 अप्रैल रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. 1 अप्रैल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक सेंट्रलाइज बैंक होगा, जो भारत का क्या होगा, एक सेंट्रलाइज बैंक होगा. और एक और बैंक थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, जो बाद में चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई थी. जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई थी, जो आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है, आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करती है, ध्यान दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन करते रहिएगा. यहाँ पे देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे क्राउन. तो क्राउन रूल 1858 1947 तक ही चल रहे हैं. तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी में, वही इंग्लिश में है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of an all India federation consisting of the province of the princely state. कुछ अंग्रेजों के आधार में थे, कुछ निजी थे, उनकी बात कर रहे हैं. सी लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. The gradatory power were vested with the government general. The act abolished the diarchy.
जो डायरकी सिस्टम चल रहा था वो खत्म कर दिया गया, द्वैध शासन वाला। द प्रोविनेंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इट प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन of diarchy at the center and introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Okay. आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन 46 धीरे धीरे आ गए, इसके बीच में कई सारे कानून बने, बहुत सारे आंदोलन हुए, अंग्रेजों भारत छोड़ो भी हुआ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिनके द्वारा कहीं ना कहीं हम लोग पहुंचे 1946 वो समय आ गया, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। यह गठन जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, संविधान सभा का गठन किया गया। बंटवारा हुआ नहीं था, आवाज उठ रही थी। उन्नीस सौ 46 एक ऐसा समय, इसको केवल कैबिनेट मिशन के रूप में ही ना जाना जाए। बंगाल में कई सारे हिंदुओं को मार देने की घटना भी मानी जाए, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन के रूप में जानी जाती है। और आप सभी को ये जानना चाहिए कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुओं को किस तरह से बहुत ज्यादा मारा गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बच्चों को मार डाला गया। और यह डायरेक्ट एक्शन कहीं ना कहीं गांधी जी को पता भी नहीं चला, और गांधी जी जिन्ना का सपोर्ट करते रहे, और जिन्ना के आदेश पे जो उस समय आपका पश्चिम बंगाल एरा संभाल रहा था, वहां पे डायरेक्ट एक्शन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन कैबिनेट मिशन का ये जो प्रोग्राम चल रहा था उसके तहत 389 कैंडिडेट शामिल थे, क्योंकि भाई आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग अभी थी, क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ था। दिमाग पे पेच इधर बहुत बड़ा बसा था, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ था, जिसमें 298 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो, और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जो देसी रियासतें थी, और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो भाई 292, ठीक, 93 और 4, तो 2 3 5 4 9 और 9 9 18 और 1 389 कैंडिडेट थे। और कहीं ना कहीं जब ये बंटवारा हो जाता है और पर्टिकुलर लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये कह दिया जाता है कि बंटवारा तो होगा ही, निश्चित है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन के तहत बहुत सारे हिंदुओं को मारने की घटनाएं आ रही थी, जिससे बहुत परेशान होकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा ठीक है, धर्म के आधार पे बंटवारा होगा, और एक का नाम होगा पाकिस्तान और एक का नाम होगा हिंदुस्तान, जिसमें पूरी तरह से बंटवारा होना चाहिए। और उस बंटवारे के बाद यह जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं 292 ही रह गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं, क्या चीजें थी, कैसे क्या चीज हुई, कैसे घटनाएं हुई, और आज फिर अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा की हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करें, संविधान सभा, तो ये जो संविधान सभा थी ये कैसे कैसे बनी और कैसे कैसे इसमें लोग शामिल हुए। तो पहली बार
9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फर्स्ट बैठक हुई और सभा के जो सबसे बुजुर्ग थे, ओल्ड कैंडिडेट थे, कहीं ना कहीं जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, मतलब नॉन परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं थे, क्योंकि परमानेंट कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मैंने कहा था ना, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। कभी भी ये पार्टी सहमत नहीं हुई, कभी भी ये पार्टी सहमत नहीं हुई कई सारी चीजों में। 11 दिसंबर दूसरी बैठक कब हुई? सेकंड बैठक कब हुई? सेकंड बैठक, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946। जो नॉन परमानेंट अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बट 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को जेएल नेहरू ने, ठीक है, एक प्रस्तावना बनाई, जिसको ही आगे वो प्रस्तावना, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएंगी अच्छे से। अब संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो मेन मेन पद थे वो कौन थे? मेन मेन पद, उनको भी हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो भाई मेन पद की अगर हम लोग बात करें बच्चों, यहाँ पर मेन पद, तो जो संचालन समिति थी, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, संचालन समिति, वो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो पहले लॉ मिनिस्टर भी बने, कानून मंत्री भी बने, ध्यान रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पहले होम मिनिस्ट्री संभाली। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो भी कमेटी बनी वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी काउंसिल बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान देते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 3 जून को 3 जून को 3 जून मतलब 3 जून 1947, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब वो करने वाले थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि ये बंटवारा होगा, पार्टीशन होगा, और एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्शन हो रहे थे, जिसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे कत्लेआम ऐसे हुए जिसको कहीं ना कहीं साक्षी मानकर ही ये बंटवारा किया गया, कि कहीं ना कहीं एक छोटे से उद्देश्य की वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और फिर एक ऐसा गदर आया, एक ऐसा दिन आया जिसमें कई लोग पाकिस्तान जाने वाले थे, कई लोग हिंदुस्तान आने वाले थे, जिसमें कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से बताया जाता है 10 लाख लोग मारे गए थे। 10 लाख लोग मारे गए थे। अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, समझिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। दिन फ्राइडे था। अब आप कहोगे ये क्यों बताना जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। दिन फ्राइडे था, दिन फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का भी निर्माण हो गया था, दिन था थर्सडे। पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं पता था कि हम पाकिस्तान बनने का यह सुख नहीं भोग पाएंगे। कहा जाता है अगर ऐसा उन्हें पता होता तो शायद ये बंटवारा नहीं होता। पर चलिए जो भी है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947, जिसमें मैंने अभी बताया था 299 कैंडिडेट बचे। मुस्लिम लीग अलग हो चुका था, देश आजाद हो चुका था, ठीक है, और बंटवारा भी हो चुका था। ये बंटवारा कहीं ना कहीं एक नासूर बनकर उभरा, जो आज भी बहुत सारी ऐसी हानिकारक घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं एक देश के लिए बहुत गलत है। जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे, 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देसी रियासतों के सदस्य भी थे, 70 देसी रियासतों के सदस्य भी थे। संख्या बन चुकी थी, बट अभी भी एक संपूर्ण भारत बनना, कई सारी रियासतों को आपस में मिलाना बाकी था, जिसका काम किया था वल्लभ भाई पटेल ने, शायद आपने सुना होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो चीज अभी आपने हिंदी में पढ़ी थी वही चीज इंग्लिश में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 47 जो ये डेट थी, जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये डेट फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका था। इट डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरियन स्टेट, मतलब एक अब यह आजाद भारत बनेगा, एक आजाद भारत बनेगा और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे खड़ा होगा, जिसका अपना एक संविधान होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंस, मतलब पूरी तरह से जो सेंटर में सरकार होगी रिस्पॉन्सिबल होगी जितनी भी रियासतें थी उनके प्रति, चाहे वो प्रिंसली स्टेट हो। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगता भी था बहुत पहले कि भारत क्या संविधान बनाएगा, कैसे कानून पारित करेगा, पर धीरे धीरे सारी चीजें हो गई और अंग्रेज चाहते भी नहीं थे, ठीक है। डेजिग्नेटेड द वायसरॉय इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इट असाइन ड्यूअल फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट and legislative to the Constitution Assembly and declare this Dominion legislature as a sovereign body. Boundary Commission under Sir Cyril Redcliffe. Cyril Redcliffe. ये रेडक्लिफ समझौता क्या है, किनके द्वारा हुआ था, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। दुनिया भर के जो संविधान थे, दुनिया भर के जो संविधान थे उनको बारीकी से परखने के लिए और परखने के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया, और इसी को कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा भी है बैग ऑफ बारोइंग, उधार का थैला। उधार का थैला बच्चों क्यों कहा, क्योंकि आप खुद जानते हो कि कई अलग अलग देशों से अलग अलग कानून को लेकर हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ, जो वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा संविधान, एक लिखित संविधान। 26 नवंबर 1949 को फाइनली बन के तैयार हो गया, भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसीलिए ये जो 26 नवंबर है
इसको हम लोग संविधान दिवस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा, अब इस दिन पारित क्यों नहीं किया, डेट भी वही थी, 26 जनवरी को यह मामला क्यों खिसक गया? क्योंकि शायद आपको पता होगा जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ढाका में 26 जनवरी 1929 से 30 तक, जो एक वहां पे स्वराज की मांग की गई थी, 26 जनवरी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई देश तो आजाद हो गया, मैंने पूर्ण स्वराज जो बोला गया था, स्वाधीनता बोली गई थी, स्वाधीनता तो 15 अगस्त 1947 को डिसाइड हो गई, पर ये 26 जनवरी का दिन डिसाइड था। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या यहाँ पे ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया? नहीं, कुछ आर्टिकल पारित कर दिए गए थे, क्योंकि भाई तब तक क्या देश को कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए कुछ आर्टिकल जारी कर दिए गए थे, जिसको पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 3 घंटे भी लगे थे। ठीक है, जब यह पारित हुआ था, संविधान दिवस मनाया गया था, तब इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, आर्टिकल, शेड्यूल एंड कितने पार्ट थे बच्चों? तो 22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे, जो कहीं ना कहीं बाद में चेंजेस हुए हैं। वो क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब यही 395 460 अमेंडमेंट थ्रू हो गए, मतलब आपके आर्टिकल वही है, अमेंडमेंट हो गए, 8 शेड्यूल 12 शेड्यूल हो गए और 22 पार्ट 25 पार्ट भागों में बढ़ चुका है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अगर हम लोग बच्चों बात करें, तो इसमें मैंने अभी बताया था 2 साल 11 महीने 18 दिन भी लगे हैं और 3 घंटे भी लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा, तो कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन की बहस हुई और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च हुआ? 63,96,729 रुपए, 63,96,729, मतलब कहीं ना कहीं कई जगह आपको 64 लाख रुपए भी लिखा मिलेगा। ठीक है, जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे, पार्ट। उन पार्टों में जो आर्टिकल थे वो 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल या अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां थी, जो प्रेजेंट टाइम में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पर अभी प्रेजेंट टाइम में ये चीजें और चेंज हो गए हैं, 25 पार्ट में बढ़ चुका है और ये 460 हो गए हैं अमेंडमेंट जोड़ के। हालांकि ये चीजें जो हैं 22 भाग 395 ओरिजिनल फैक्ट हैं और ओरिजिनल ही रहेंगे, क्योंकि बाकी अमेंडमेंट है। अब आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। संविधान सभा के द्वारा कुछ और भी चीजें करी गई, वो क्या थी? संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को जो इंडियन फ्लैग था उसको अपनाया, जिसको हम बोलते हैं तिरंगा। ठीक है, और यह जो चक्र है अशोक के द्वारा लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, 24 जनवरी को क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान अपनाया गया, और 26 जनवरी को राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगीत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो।
आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की जो पहली सभा बनी, जो मंत्रिमंडल बना, उसमें कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू क्या बन के उभरे? कोशिश तो किसी और की थी, बट लागू हो गया, प्रधानमंत्री ये बन गए। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री संभाली। अबुल कलाम आजाद ये एजुकेशन मिनिस्टर बने। एजुकेशन मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को ध्यान नहीं रहता है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ये एजुकेशन संभाल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बुक में अलग अलग चीजें छाप दी गई। भारत का महिमा मंडन कम हुआ है, मैं खुला कह रहा हूं, भारत का महिमा मंडन कम हुआ है। जो विदेशी आक्रांताएं थी, जो भारत के में लूट रही थी, उनका महिमा मंडन, और जो यहाँ पे कब्जा करके रहने लगे, उनका महिमा मंडन हुआ। बाकी किसी का आपको, अगर आप महाराणा प्रताप देखेंगे तो उनकी किताबों के अनुसार एक दो लाइनें होंगी, रानी लक्ष्मीबाई दो तीन लाइनें होंगी। कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो पूर्वज थे, जो वीर थे, उनके बारे में किताबों में बहुत कम छापा गया है। जॉन मथाई ये रेलवे मिनिस्टर थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। और आर के षणमुखम शेट्टी जो कहीं ना कहीं आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, कई बार नोटों पे इनका साइन जरूर देखते होंगे आप लोग, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी पढ़ाया हिंदी में, वही चीज इंग्लिश में है, कुछ कठिन नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मैंने बताया मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड, ठीक है, लेंथीनेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संसार का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज स्टडीज, मतलब कहीं ना कहीं कम से कम 60 देश, जो 60 देश थे, उनकी स्टडी की गई कि कौन सी चीज अच्छी है, उसको भारत में शामिल किया जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years 11 months and 80 days, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा में जो संविधान बना, उसको बनने में जो लगा हुआ समय था वो कितना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन 3 घंटे। पहले ऐसे संविधान सभा होती थी, ध्यान दीजिएगा। अब आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय एमएन रॉय इन 1934। किसने आइडिया दिया था कि भाई भारत का भी अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए और अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और उसको बनाने की राय किसने दी? ठीक है, एमएन रॉय। 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्ट डिमांडिंग द सेम इन 1935। यही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड 1935 से स्टार्ट कर दी और एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश थ्रू अगस्त ऑफर इन 1940। अगस्त ऑफर 1940। Finally, the Constitution Assembly of India was established through कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अभी मैंने बताया था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा कैबिनेट सभा का एक विस्तार हुआ, जिसमें पहली बार संविधान बनने की अप्रोचमेंट स्टार्ट हो गई। इसे मैंने अभी बताया था 9, 11, 13, 3 डेट बताई थी, 9, 11, 13। एक में सच्चिदानंद सिन्हा जी थे नॉन परमानेंट, एक में राजेंद्र प्रसाद जी थे, और एक में 13 तारीख को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द प्रोविडेंस एंड प्रिंसली स्टेट, जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, जो आजाद थे, 296 सीट द प्रोविडेंस इलेक्टेड, 93 सीट ऑफ प्रिंसली स्टेटेड, लिखा है ना, नॉमिनेटेड इलेक्टेड, ये पार्टी इलेक्टेड एंड द पार्टी नॉमिनेटेड,
इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट, 73 सीट एंड अदर 15 सीट। Withdraw Muslim League finally total number of seats CA of India 1947 to 99, मतलब जब मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया उसके बाद फाइनली जो टोटल नंबर बचे थे वो 299 थे, जिन्होंने बाद में हस्ताक्षर किया फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, क्योंकि बंटवारा हो चुका था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, अभी मैंने बताया कि भाई दो देश बन के रहेंगे, नहीं तो कई सारे डायरेक्ट एक्शन और कई सारे लोग बेरहमी से मारे जाएंगे, इनका कोई कसूर नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अभी बताया था हिंदी में। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? एक टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट बने। 11 दिसंबर 1946 सेकेंड मीटिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लोगों के द्वारा एक परमानेंट चुनाव हुआ। एंड एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट बने। कृष्णमाचारी जी वाइस प्रेसिडेंट बने। और 13 दिसंबर 1946 थर्ड मीटिंग में क्या हुआ? नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which was the adopted on Jan 22 and 1947 whose modified version is today preamble। मैंने कहा था ना प्रस्तावना। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना रखी कि हमारी जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या होगा, और इस प्रेम्बल को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं, प्रेम्बल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय द असेंबली, और कौन कौन सी चीजें थी? एक्ट एज द फर्स्ट प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द ratified Commonwealth member on 60 मई 1949, adopted national flag, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। adopted national anthem 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। adopted national song 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये 26 होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became the first president on 24 जनवरी 1950, फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में उभरे। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी जो बनाई गई प्रियम्बल के लिए, अन्य चीजों के लिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी, जो सबसे शक्तिशाली पद थे वो किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आगे फर्स्ट प्रधानमंत्री भी यही बने। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडवाइजरी और मिनॉरिटीज एंड फॉरेन रिलेशन कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, ये जितने थे ये सरदार पटेल जी के पास थे। भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी एंड लॉ मिनिस्टर भी बने थे आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल ऑफ प्रोसीजरल कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजरल कमेटी, ये सब इंपॉर्टेंट पद भी थे जो किसके किसके पास थे, ये भी नोट डाउन आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब बैग ऑफ बोरोइंग मतलब उधार का थैला, अलग अलग 60 देशों में से कितने देशों से क्या क्या लिया गया उस चीजों को हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजनल, ये सारी चीजें थी। बट अब बाद में ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो भाई ब्रिटेन ही हमारे पर शासन कर रहा था, इंग्लैंड का शासन चल रहा था, तो भाई वहां भी पार्लियामेंट थी, तो यहाँ भी एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट बनाई गई। रूल ऑफ लॉ, आज भी देख रहे होगे बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो अंग्रेजों से मिलते जुलते थे और अभी भी हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो आपके न्यायालय सिस्टम होते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम एंड
बाइकॉमलिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई बच्चों? ब्रिटेन से ली गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अमेरिका से क्या लिया गया था भैया? अमेरिका से क्या लिया गया? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा रहेगा। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी रहेगा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सभी कार्यपालिका जितनी थी जुडिशरी सब स्वतंत्र रहेंगी। एंड प्रियम्बल, आयरलैंड से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, मतलब जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उनमें भी एक गवर्नर रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार फ्री रखा जाएगा, चाहे कोई भी राज्य में जाओ व्यापार करो। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा क्या होगा बताइए? कौन लोअर हाउस होगा कौन? अभी कुछ लोग लोकसभा को ऊपर बता देते हैं, राज्यसभा को नीचे लोअर हाउस बता देते हैं। ये क्या है इसको भी मैं समझाऊंगा। क्लास ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी कर्तव्य होंगे वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया गया? द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, मतलब एक उद्देशिका जिसको आप बोलते हो। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल। जर्मनी से क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कभी भी भारत में इमरजेंसी लगेगी तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये जर्मनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। जितने भी फंडामेंटल राइट है खत्म कर दिए जाएंगे। प्रियम्बल मतलब जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है। हम भारत के लोग, आपने सुना होगा कई बार। तो भाई देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India sovereign socialist secular democratic republic and the secure to all its citizens justice of thought expression belief faith and worship equality of state of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constitution Assembly the 26th day of November 1949 and hereby adopted enact and the give the ourselves this Constitution, मतलब define as the preface or introduction to the Constitution, मतलब ये एक ऐसा प्रस्तावना वाला पेज है जो हमारे संविधान को बताता है कि हमारे संविधान का मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ढांचा क्या है, कौन सी चीज फॉलो करी जा रही है। ऑल्सो कॉल्ड एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे मैं एक ऑफिस गया तो सीवी और रिज्यूम लेके जाता हूँ, तो सीवी रिज्यूम कहीं ना कहीं 2 पेज का हो जाता है, तो रिज्यूम को जब 2 पेज में देखते हैं तो काफी देर तक पढ़ते हैं। तो मैंने एक विजिटिंग कार्ड आईडी कार्ड बनवा दिया। उस आईडी कार्ड में कहीं ना कहीं मैंने देखा कि उन चीजों को ही मैंने लिख दिया जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो एक छोटा सा आईडी कार्ड की तरह हो गया कौन सी चीज? प्रियम्बल। कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द Constitution Assembly of India and 13
दिसंबर 1946, मतलब ये प्रस्तावना जो उन्होंने जारी करी थी वो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। अब it gives an idea about the following four things: source of authority of constitution, people of India, nature of Indian state, मतलब कौन सा, तो sovereign, socialist, secular, democratic and republic. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 नवंबर 1949, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। और फाइनल कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे लगता है ये आपको समझ में आने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका लास्ट पेज होगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जो उसमें सुधार किए गए हैं। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडमेंट ओनली वन थ्रू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1946 एक्ट के थ्रू किया गया था, इट इज एडेड 3 वर्ड जिसमें कहीं ना कहीं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब ये देश के लिए अच्छे हैं कि खराब है, आगे आने वाला समय बता रहा है चीजें अच्छी हैं कि खराब है। चलिए, तो ये हमारा अमेंडमेंट सहित सारी चीजें हो गई हैं, आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन चीजों को अगर अच्छे से समझ लिया हो तो भाई लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, बट लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो मेरी छोटी सी जो भी नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे और धीरे धीरे चीजों को वो समझें। ठीक है, तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। थैंक यू ऑल क्लास, ऑल स्टूडेंट, all guardians and all candidates. Thank you.